हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना लेक्चर नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में स्टार्ट कर दिया था, 18 सेंचुरी के बारे में। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मीनिंग को हमने पूरी अच्छी तरह जाना था कि क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, नहीं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का पूरा मिला हुआ है, उसके ऊपर जाके वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर 18 सेंचुरी के अंदर क्यों आया और बाकी देशों के अंदर 19 सेंचुरी में क्यों आया, इसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहले हम बस यही वाला टॉपिक कवर करेंगे। एग्जांपल्स हम जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जापान का, यूएस का, जर्मनी का, ये हम रशिया का, ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 10 के अंदर। और उसी के अंदर मैं इम्पैक्ट छोटा सा टॉपिक है तो उसको कवर करूंगा। तो आज का पूरा लेक्चर सिर्फ इससे रिलेटेड होगा, क्यों इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया था 18 सेंचुरी के अंदर। तो देखो, कोई भी चीज जब होती है, उसके पीछे ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के पीछे सबसे पहले कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जो कि ये फैक्टर्स हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोग्रेस ऑलरेडी होना चाहिए उस देश के अंदर। कमर्शियल की कॉलोनीज, मतलब जो भी वो कमर्शलाइज करेंगे उसको बेचने के लिए हमारे पास कोई ना कोई साधन होना चाहिए, जो बनाएगा वो कहीं ना कहीं बेचेगा। तो इंग्लैंड के पास 18 सेंचुरी के आसपास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज बन चुकी थी, उनको एज अ कमर्शलाइजेशन वो यूज कर सकते थे। ऐसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग तरीके से उन्होंने बर्थ रेट कंट्रोल के ऊपर काम करना वर्क करा, डिजीज को करना स्टार्ट किया, मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया था। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की ज्यादातर देखने को मिली है इंग्लैंड के अंदर ड्यूरिंग 18 सेंचुरी। ये हमेशा 18 सेंचुरी की बात हो रही है, तो ध्यान रखना। अगला है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिली उस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हिस्टोरियन बोला जाता है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब तक, अगर आपके पास ये तीनों चारों चीज भी है और आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये सबसे आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोग्रेस के बारे में क्या है। कि जब है ना, 18 सेंचुरी के अंदर आपको बहुत सारा मैसिव इंक्रीज देखने को मिलता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के पीछे। अब इसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा, कि अचानक से तो कोई चीज होती नहीं है। तो इसके पीछे दो रीजन माने गए हैं। पहला रीजन माना गया कि साइंटिफिक डेवलपमेंट होने लग गई थी किसी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे अच्छी सीड का यूज करना, ब्रीडिंग सीड्स का यूज करना है, अलग 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 तरीके की स्पेस मेंटेन रखना। स्पेसिस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक ये लैंड है, अब एक सीड यहाँ पे डाल दिया, 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 तो इनके बीच में ना प्रॉपर स्पेस रखा गया ताकि अच्छी तरह ग्रोथ हो सके प्रॉपर सीड्स की। तो इसको भी साइंटिफिक फैक्टर का माना गया है। और दूसरा, जो सीड्स की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव रखा गया। तो इस तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट देखने को मिली एज अ एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखी, ज्यादा अच्छे लेवल पर ग्रोथ देखने को मिली। और एक और सिस्टम देखने को मिला जिसका नाम है एनक्लोज्ड मूवमेंट। एनक्लोज मूवमेंट बेसिकली क्या है, एक जो पार्लियामेंट थी वहां की, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने क्या किया, एक एनक्लोजर एक्ट बनाया। एनक्लोजर एक्ट क्या कहता है उसको समझिएगा। मान लो ये एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे लैंडर्स है, जिसके पास लैंड्स है। जैसे मान लो ज्योति के पास है, मेरे पास है, किसी और के पास है। ऐसे छोटे छोटे लैंड्स बने हुए हैं, स्मॉल पीजेंट्स है, ये सब अपना वो कर रहे हैं। अब अगर मान लो मेरे को इस लैंड तक मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस रोड का यूज करके एक इतना सारा वेस्ट करूंगा डाटा। इसी तरीके अगर मान लो यहाँ पे प्रोडक्शन करनी है, तो मेरे को ये वाला लैंड फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब वेस्ट हो रही थी लैंड्स। तो इस चीज को दूर करने के लिए एनक्लोजर मूवमेंट उन्होंने लाया और एनक्लोजर एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। उन्होंने क्या किया कि स्मॉल पीजेंट को, जो भी इनके लैंड्स हैं, वो एक हायर लेवल वाले जो बंदे हैं जो लैंड को खरीदेंगे, उनको बेच दिया और एक बड़े लैंड का ओनर बना दिया। तो इस तरीके से इस चीज को बोला गया एनक्लोज, ताकि अब इस पूरे के अंदर खेती एक साथ हो सके। तो एनक्लोज एनवायरनमेंट में खेती हो सके, कमर्शलाइजेशन कर दी गई इसकी, एग्रीकल्चर की। अब जो स्मॉल पेजेंट्स है, इसका नुकसान क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ कि अब जो स्मॉल पेजेंट छोटे छोटे खेती करके काम कर रहे थे, अब उनको वो अब अनएम्प्लॉयड हो गए। अब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, अपना काम ढूंढना स्टार्ट करेंगे ताकि रोटी वगैरह खा सके। तो वो एज अ इंडस्ट्री में जाके फिर वो स्मॉल पेजेंट वर्क करने लग गए। तो इस तरीके से दो तरीके से फायदा मिल गया। लैंड्स की एग्रीकल्चर कॉमर्नाइजेशन होगी और इंडस्ट्री के अंदर वर्कर मिलने लग गए। तो ये दो जनरली देखने को मिलते हैं उसके टाइम पे, जब एग्रीकल्चर प्रोग्रेस के बारे में जो हमने देखते हैं। अब इसके कुछ फैक्ट्स को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो।
कि पहला कि एक टल नाम का बंदा था, और जिसको फादर ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर इंग्लैंड बोला जाता है, उसने एक ड्रिल इन्वेंट करी जो क्या करते डिपोर्ट करती थी सीड्स को इन स्ट्रेट लाइन, जो मैंने वो बताया, और विद एडिक्वेंट स्पेस इन बिटवीन, उनके बीच में स्पेसिंग लगाता ताकि ग्रोथ में हेल्प कर सके। ऐसे ही टाउनशेड नाम का बंदा था, उसने मेथड ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स को डेवलप किया। रॉबर्ट बेकवेल किया, उसने डेवलप की एक टेक्निक जिसको हम बोलते हैं कैटल ब्रीडिंग ऑफ टेक्निक, जिससे क्या हुआ, अच्छी तरीके से ब्रीडिंग की जो वो थी, क्या बोलते हैं, सीड्स है, वो अच्छी तरीके से डेवलप होने लग गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जो मैंने बताया ऊपर, कि उसने एक एक्ट पास किया जो कि स्मॉल लैंड प्लॉट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा टू फॉर्म अ लार्जर बिगर प्लॉट, ताकि कमर्शियल फार्मिंग को बिगन की जा सके। और फिफ्थ पॉइंट मुझे आप बताना चाहो तो वो बता सकते हो कि स्मॉल पीजेंट अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर वर्कर बनने लग गए। तो ये सब फैक्ट्स थे जो पॉइंट्स के फॉर्म में हमने सीखे और उनको समझा। अब एग्रीकल्चर के बाद जो सेकंड फैक्टर हमने बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के लिए किसी भी देश के अंदर कमर्शलाइजेशन होना चाहिए किसी भी चीज का। अब हमें पता है कि कमर्शलाइजेशन हो चुका है यहाँ पे फार्मिंग का। अब उस कमर्शलाइजेशन को कहीं ना कहीं सेल करा जाएगा। अब वो कमर्शलाइजेशन किसी भी चीज की हो सकती है, एग्रीकल्चर की हो सकती है, कॉटन इंडस्ट्री की हो सकती है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से। अब आपको पता है कि 18वीं सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश ने बहुत सारी कॉलोनी बना ली थी। जैसे यूएसए के अंदर कॉलोनी थी, बहुत सारी अलग अलग तरीके की, इंडिया के अंदर भी कॉलोनी बन चुकी थी। हैड एन एक्सटेंसिव कॉलोनियल एम्पायर बन चुका था। और जिसकी वजह से पोर्ट उनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे आ चुके थे। अब पोर्ट्स आने की वजह से, और उनके पास आपको पता है कि ब्रिटिश आर्मी के पास जो थी ब्रिटिश नेवी, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। तो ब्रिटिश नेवी स्ट्रांग थी, अब उनके कोई टक्कर में था नहीं, तो वो क्या करते थे, इधर उधर से ट्रेडिंग करते रहते थे। जो भी उसकी कॉलोनियल एम्पायर था, जो भी बनाते थे वो सेल करवाने के लिए हेल्प करते थे। अगर आपने अमेरिकन रेवोल्यूशन देखा है तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, एक उनके बीच में लड़ाई का। अगर वो नहीं देखा तो आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर अमेरिकन रेवोल्यूशन मैंने बताया। होप मैं चाहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट शुरू से देखें ताकि आपको हर चीज रिलेट कर सको। अब क्या है कि अब अलग अलग कॉलोनी बनने की वजह से उसके बाद बहुत सारी जियोग्राफिकल सपोर्ट देखने को मिल गया। किसी पे कुछ उपजाऊ हो सकता है, किसी पे कुछ, तो अलग अलग कमर्शलाइजेशन देखने को मिला। और खुद से इंग्लैंड के पास जैसे आसपास पानी है, तो वो एक अच्छी कंडीशन होती है कॉटन वगैरह के बनाने के लिए, तो खुद के अंदर कॉटन इंडस्ट्री बहुत देखने को मिली उसके अंदर। तो इस तरीके से कमर्शलाइजेशन देखने को मिला इंग्लैंड के अंदर, और एक कमर्शलाइजेशन को थोड़ा और मैनेज करने के लिए बैंकिंग सिस्टम भी एस्टेब्लिश कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो बैंकिंग सिस्टम भी देखने को मिला। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एग्रीकल्चर से कैसे पता लगा क्या चेंजेस हुए, क्या क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर किया, ऐसे ही कमर्शलाइजेशन से क्या फेवर मिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। थर्ड है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इसके अंदर क्या है कि देखो 1750 के अंदर 65 लाख लोग थे, और 1800 के अंदर आते आते वो 90 लाख तक लोग हो गए। अब सीधी सी बात है, क्यों इतनी पॉपुलेशन बढ़ी? क्योंकि अब क्या है, इंग्लैंड के अंदर डिसीज को कंट्रोल करने लग गए हैं, जो डेथ रेट है उसको कंट्रोल करने लग गए हैं, मेडिकेशन स्टार्ट कर दी गई है, बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया गया है, बर्थ रेट को ज्यादा इंप्रूवमेंट रखा गया है। तो अब उसकी वजह से क्या है कि लोग बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो कंज्यूमर आइटम बढ़ेगा, अब कंज्यूमर आइटम बढ़ेगा तो लोगों को जो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको ये पता लगेगा कि वो मोटिवेट होंगे कि यहाँ पे इस चीज की डिमांड है तो मैं उस चीज की फैक्ट्री डालूंगा। तो मोटिवेट हो मैन्युफैक्चर बनाने के लिए। तो इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ ने भी इंडस्ट्री को सेटअप करवाने में हेल्प करा, किसके अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अब लास्ट हमारा टॉपिक, लास्ट सेकंड बचता है हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के अंदर क्या है कि अलग अलग तरीके की प्रोग्रेस देखने को मिली अलग अलग फील्ड के अंदर। जैसे कॉटन इंडस्ट्री के अंदर अलग देखने को मिली, माइनिंग के अंदर अलग, ट्रांसपोर्टेशन के अलग। तो इस तरीके से आपको टेक्नोलॉजिकल फील्ड देखने को मिली। वहां पे क्या होता था, जो भी साइंस लेगा उसको ज्यादा स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इस तरीके से आप खुद से एग्जाम्पल लेके चलो। अगर मान लो हरियाणा गवर्नमेंट ऐसे कहने लगी, जो भी साइंस लेगा उसका खर्चा 50% हरियाणा गवर्नमेंट उठाएगी। इस तरीके से क्या होएगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स देखने को मिले, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट करे ताकि जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सके। इसकी वजह से क्या हुआ, अलग अलग इन्वेंशंस देखने को मिले, नई नई मशीन्स आई, किसके अंदर, कॉटन इंडस्ट्री के अंदर। ये चार एक इंपॉर्टेंट मशीन्स मानी गई है, और विद इन्वेंटर उसके, और कौन से सन के अंदर देखने को मिली। जैसे फ्लाइंग शटल देखने को मिला, स्पिनिंग जेनी देखने को मिला, वाटर फ्रेम देखने को मिला, पावर लूम देखने को मिला। अगर आपने देखने हैं तो गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, इमेज आपको दिख जाएगी। सेम इसी तरीके से ये इन बंदों ने इन्वेंट करा है, इनके नाम देख लीजिएगा, जैसे फ्लाइंग शटल, जॉन की, ये सब फैक्चुअल डाटा है। तो ये आपको याद होना चाहिए, एज अ आंसर राइटिंग में हेल्प करता है। लेकिन फॉर मैं अभी जैसे आपको सिर्फ गाइडेंस कर रहा हूँ कि कैसे हमें पढ़ना है, तो उसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इनको पढ़ लीजिएगा, नोट्स में हेल्प कर देगा। तब अब क्या है कि इसकी वजह से क्या हुआ, कॉटन इंडस्ट्री में जब सब
मशीन्स वगैरह डेवलप होगी तो प्रोडक्शन डेवलप देखने को मिलेगा। इसी तरीके से माइनिंग में क्या देखने को मिला, माइनिंग में क्या होता था, पहले बहुत चैलेंजेस देखने को मिलते थे कि जब भी बारिश वगैरह आती थी तो पानी के अंदर, पंप के अंदर जो भी माइन किया है उसके अंदर पानी भर जाता था। अब पानी भरने की वजह से लोग अंदर नहीं जा सकते थे, तो जो खदानें होती, आयरन वगैरह थी, वो कम ढूंढ पाते थे। अब उसको दूर कर लिया किसने, वाटर पंप ने। वाटर पंप ने क्या करता था कि जितना भी माइंस के अंदर पानी है उसको बाहर फेंक देते थे निकाल के। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प का, इसके क्या हुआ कि जो प्रोग्रेस है देखने को मिली कि माइनिंग तेज होने लगी, माइनिंग तेज होने लगी तो आयरन की ज्यादा वो होने लगी, तो आयरन की क्वालिटी बढ़ने लगी, ज्यादा ज्यादा खुदाई के अंदर ज्यादा पता लगने लगा, आयरन नए नए ओर्स देखने को मिले इन माइनिंग। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई माइनिंग के अंदर भी। सेम इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखने को मिला। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि इधर उधर से शिफ्टिंग कराने में, ट्रेडिंग में, तो उसके लिए आपको रोड्स होने चाहिए, आपके पास कुछ एक अच्छा हायर मैनेजमेंट देखने को मिलना चाहिए, कि रूट्स देखने पता होना चाहिए। तो इस तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिली इंग्लैंड के अंदर, कैनाल्स की फॉर्मेशन होने लगी, सीम इंजन एक जगह से दूसरी जगह बड़े बड़े डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करने लग गया। जेम्स वॉल्ट था जिस बंदे ने स्टीम इंजन को मॉडिफाई किया था अच्छे तरीके से। और ऐसे ही एक मैक एडम नाम का था, उसने सरफेस रोड का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा इंग्लैंड को, जो यूज किया गया एज अ रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल अलग अलग तरीके की प्रोग्रेस देखने को मिली अलग अलग फील्ड में। कॉटन इंडस्ट्री में देखने को मिला, माइनिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये सब आपके एग्जांपल्स है, आपको पता होना चाहिए उस टाइम क्या देखने को मिला था। लास्ट, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हिस्टोरियन बोलते हैं कि किसी भी देश के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तभी आ सकता है जब वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। तो यू सॉरी इंग्लैंड के अंदर, तो उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब कॉमन लॉ थे लोगों के, सिंगल करेंसी यूज करी जा रही थी, छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं थे, तो फ्रेगमेंटेशन नहीं थी। लोकल अथॉरिटी की जो हायर अथॉरिटी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वही डिसीजन ले रही थी। तो ये सब आपको देखने को मिला। लेकिन अब इससे आपको क्या पता लगा, क्यों ऐसा हुआ कि धीरे धीरे, क्योंकि अब मैंने बताया था, अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी है, कि जो शुरुआत में ना स्लो प्रोसेस हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, ऐसा क्यों है? इसके पीछे मेन रीजन सिर्फ एक ही है कि वहां पर वॉर लड़ी जा रही थी इंग्लैंड। 17 सेंचुरी के अंदर और 18 सेंचुरी के अंदर जब आप देखोगे इंग्लैंड के बारे में, तो उसने कितनी वॉर लड़ी है। इंडिया के अंदर लड़ी है कॉलोनी, यूएस के अंदर लड़ी है, ऐसे बहुत सारी कॉलोनीज के अंदर अलग अलग तरीके की लड़ रही है। फ्रेंच वॉर, जिसको हम बोलते हैं 7 ईयर वॉर, के बारे में देखने को मिलता है। सब बेसिकली वॉर जो है वो सिचुएशन को वो करती हैं, डिक्रीमेंट करती हैं। तो ये सब आपको देखने को मिला इसके अंदर। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों इंग्लैंड के अंदर फैला उसको हमने कंप्लीटली देखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल्स देखेंगे जापान का और रशिया का, और कोशिश करेंगे यूएस और जर्मनी को भी कवर करके और इम्पैक्ट के बारे में जाने। क्योंकि जापान का तो चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एकलौता एशियन ऐसा कंट्री रहता है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिना कोई चीजों के होने के बावजूद भी बनाता है, सबसे पहला। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है जापान, और बाकी सब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपके डिस्कस तो करेंगे, हमारे टॉपिक के अंदर है तो ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। और कमेंट करिएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर कब आई थी, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस।